Good morning students, welcome to BIMT YouTube channel. I am Palvijan, I am going to teach you industrial law. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी इंडस्ट्रियल लॉ की इंट्रोडक्शन की थी, इंडस्ट्रियल लॉ से कौन कौन से लॉ रिलेट करते हैं वो हमने पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि आपकी 5 यूनिट्स में कौन कौन से एक्ट आएंगे। आपकी 5 यूनिट्स हैं और आपको 7 या 8 एक्ट्स आएंगे जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। अब फर्स्ट यूनिट में हमारा एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हमने लास्ट लेक्चर में फैक्ट्री एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि उसके अंदर 1 से लेकर 120 सेक्शंस हैं, उसे 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, और हमने फैक्ट्री की डेफिनेशन की थी फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंडर, और ये एक्ट हमारा इंडियन एक्ट है। तो हमने फैक्ट्री की डेफिनेशन इस तरीके से की थी कि फैक्ट्री क्या है। फैक्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन काम पर आए, एनी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, एनी डे, किसी भी दिन वो काम पर आए हैं तो वो फैक्ट्री कहलाएगी विद द एड ऑफ पावर। पावर मींस अगर कोई हमने हैवी मशीनरी यूज की है अपनी फैक्ट्री में पिछले 12 महीनों में तो वो हमारी फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आती है, अगर विद द यूज ऑफ पावर। अगर विदाउट द एड ऑफ पावर हम करेंगे तो 20 और मोर देन 20 पर्सन्स तब हमारे होंगे, तब वो फैक्ट्री के अंदर डेफिनेशन में आएंगे। और हमने पढ़ा था कौन कौन सी चीजें फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आती हैं, जैसे कि माइंस हो गई, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गई, इस तरीके की, या हमारे रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सब हमारे फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आते। उसके बाद हमने स्टैट्यूटरी, जो हमारी स्टैट्यूटरी एजेंसी है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कि कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन हैं जो फैक्ट्री एक्ट को वर्क करती है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर तरीके की चेकिंग कर सके कि फैक्ट्री में हर काम सही से हो रहा है, रेगुलेशंस रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट थ्रू, अब ये 4 तरीकों से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। फर्स्ट इज इंस्पेक्टिंग स्टाफ, कि जो हमारा इंस्पेक्टिंग स्टाफ है, जो इंस्पेक्टर्स आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए फैक्ट्रीज में, वो है हमारा सेक्शन 8 के अंदर, वो हम सेक्शन 8 के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सर्टिफाइंग सर्जन्स, सर्टिफाइंग सर्जन्स हमारे आएंगे सेक्शन 10 के अंदर, जो कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, किसी को इंजरी होती है तो उन्हें कैसे एग्जामिन करेंगे, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफिसर्स, ये हमारा आएगा सेक्शन 49 के अंदर, तो इसमें हम वेलफेयर ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे। और हमारी जो 4th एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है हमारे फैक्ट्री एक्ट में, वो है सेफ्टी ऑफिसर, वो जो आती है सेक्शन 40 सबसेक्शन बी के अंदर। अब हम एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्टिंग स्टाफ, सेक्शन 8 के अंदर है इंस्पेक्टिंग स्टाफ, या आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्पेक्टिंग स्टाफ इन ए फैक्ट्री एंड व्हाट आर द पावर्स इन हैंड ऑफ इंस्पेक्टिंग स्टाफ। तो अगर आपको ये आएगा तो हम दोनों कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर रहे हैं इसमें। जैसे the state government may by notification in the official gazette appoint such persons as possess the prescribed qualification to be inspectors, कि उनके पास कोई स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंस्पेक्शन करने के लिए किसी फैक्ट्री का। For the purpose of this act and may assign to them such local limits as it may think fit, तो वो उनके पास एक तो स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन और चीज प्रिस्क्राइब जो भी लिखी होती है कि हाँ उन्हें ये उनके पास डिग्रीज होनी चाहिए फॉर बीइंग अ इंस्पेक्टर। सेकंड है द स्टेट गवर्नमेंट may by notification in the official gazette appoint any person to be chief inspector। चीफ इंस्पेक्टर किन्हें बना सकते हैं? who shall in addition to the powers conferred on a चीफ इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट, जिसके पास वो सारी पावर्स होनी चाहिए जो चीफ इंस्पेक्टर की हैं इस एक्ट के अंदर, एंड एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर थ्रू आउट द स्टेट, और जो थ्रू आउट द स्टेट इंस्पेक्टर की जो सारी पावर्स जिसके पास है उसे हम चीफ इंस्पेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड इज नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2A और सबसेक्शन 5। कोई भी पर्सन नहीं हो सकता इन सेक्शन के अंदर। कौन कौन से? सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2A एंड सबसेक्शन 5, और हैविंग सो अपॉइंटेड shall continue to hold office who is or becomes directly or indirectly interested in a factory। मतलब कोई भी पर्सन जिसका कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट भी है फैक्ट्री में, हम उसे इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते।
ठीक है। और ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 2A और सेक्शन 5 के अंदर। नेक्स्ट इज एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बी एन इंस्पेक्टर फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट, कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एज ए इंस्पेक्टर ही वर्क करेगा। नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट में आल्सो बाय नोटिफिकेशन एज अफोरसेड appoint such public officers as it think fit to be additional inspector for all or any of the purpose of this act, कि कोई एडिशनल इंस्पेक्टर भी वो अपॉइंट कर सकता है अगर उसे कोई रिक्वायरमेंट लगेगी। तो ये सब सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट की जो हमने पहले 4 पॉइंट्स पढ़े हैं कि किन्हीं के ये अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे इंस्पेक्टिंग स्टाफ है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही राइट है, अगर उसे लगता है कि इंस्पेक्टर तो है, चीफ इंस्पेक्टर भी है, लेकिन कोई एडिशनल इंस्पेक्टर भी रिक्वायर्ड है तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट इज इन एनी एरिया वेयर देयर आर मोर इंस्पेक्टर्स देन वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एज अफोरसेड डिक्लेयर द पावर्स which such inspectors shall respectively exercise and the inspector to whom the prescribed notices are to be sent, कि जहां पर बहुत ज्यादा इंस्पेक्टर्स हैं वो सब किसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही। आपको जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल डिटेल में एज इट इज ऐसे लिखें, आप इसे अपने अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी विजुअल की प्रॉब्लम है तो ये सारी हमने नोट्स यूट्यूब मतलब अपने इसके साथ अपने प्रेजेंटेशन के साथ आपने अटैच किए हुए हैं वीडियो के साथ, तो आप वहां से भी अपने विजुअल प्रॉपरली क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरी चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर एंड जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एंड एवरी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन shall be deemed to be a public servant within the meaning of Indian Penal Code 45 of 1860। मीन्स जो भी आप चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, चाहे चीफ है, चाहे एडिशनल चीफ है, चाहे जॉइंट चीफ है, चाहे जो भी आपका डिप्टी चीफ है या इंस्पेक्टर है, कोई भी आपका पब्लिक ऑफिसर है, वो एक पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करेगा। वो एज अ ओनर काम नहीं करेगा कि मैं ही लॉ हूं उस अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एज ए सर्वेंट काम करेगा, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। नेक्स्ट इज उसकी पावर्स है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर हमारी सेक्शन 9 के अंदर मेंशन है। Subject to any rules made in his behalf, an inspector may, within the local limits for which he is appointed, अब इसकी पावर्स क्या है? फर्स्ट पावर है enter to any place which is used or which he has reason to believe is used as a factory, कि किसी भी जगह को या कोई भी फैक्ट्री उसे लगता है कि एज अ फैक्ट्री यहाँ पे काम हो रहा है तो वो उस प्लेस में एंटर कर सकता है, उसके पास फुल पावर है, उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज मेक एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीमिसेस, प्लांट, मशीनरी, आर्टिकल और सब्सटेंस, तो किसी की भी एग्जामिनेशन ले सकता है, मीन्स उसे एग्जामिन कर सकता है क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। कोई भी प्रीमिसेस, प्लांट, मशीनरी, किसी भी चीज की वो एग्जामिनेशन कर सकता है विदाउट एनी प्रायर नोटिस। नेक्स्ट इज इंक्वायर इनटू एनी एक्सीडेंट और डेंजरस अकरेंस whether resulting in bodily injury, disability or not, and take on the spot or otherwise statements of any person which he may consider necessary for such injury, कि फॉर एग्जाम्पल किसी फैक्ट्री में कोई इंजरी हो जाती है किसी पर्सन को या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पास जो हमारे इंस्पेक्टर है उसके पास पूरी पावर है कि वो ऑन द स्पॉट एग्जामिन कर सकता है उस केस को स्टडी कर सकता है, लोगों से पूछताछ भी कर सकता है या कोई भी मतलब कुछ भी वो कर सकता है वहां पर ऑन द स्पॉट भी, और या उसके बाद भी किसी पर्सन को इंक्वायरी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए बुला सकता है। नेक्स्ट इज रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फैक्ट्री, कि किसी भी जो भी रजिस्टर्स फैक्ट्री के होते हैं किसी भी टाइम में मंगवा सकता है, जाकर एग्जामिन कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है उसके बाद सीज और टेक कॉपीज ऑफ एनी रजिस्टर, रिकॉर्ड और अदर डॉक्यूमेंट or any portion thereof as he may consider necessary in respect of any offence under this act। अगर उसे लगता है कि इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी रजिस्टर को, किसी भी डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है, अपने पास मंगवा सकता है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट उसके पास क्या पावर है? टेक मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स एंड मेक सच रिकॉर्डिंग एज ही कंसीडर्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एनी एग्जामिनेशन, की फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकता है या उनकी मेजरमेंट्स ले सकता है किसी भी चीज की, या रिकॉर्डिंग कर सकता है जैसे भी उसे सुटेबल लगता है
कि वो उसे करनी चाहिए किसी भी अकरेंस में अगर उसे कुछ लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। और उसकी लास्ट पावर है इन केस ऑफ एनी आर्टिकल और सब्सटेंस फाउंड इन एनी premises being an article or substance which appears to him as having caused or is likely to cause danger to the health or safety of the workers, तो उसे वो डायरेक्टली डिसमेंटल कर सकता है। कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज, आर्टिकल जो उसे लगता है कि उसके जहां पे फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके लिए डेंजरस है, तो वो उन्हें डिसमेंटल करवा सकता है, उन्हें वहां से रिमूव करवा सकता है। तो ये सारी हमारी इंस्पेक्टर की पावर्स हैं जो सेक्शन 9 के अंदर है, और ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामिनेशन में आ जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एंड व्हाट आर द पावर्स वेस्टेड विद इट। ओके, ये है। और इसका लास्ट है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड अंडर दिस सेक्शन टू आंसर एनी क्वेश्चन और गिव एनी एविडेंस टेंडिंग टू इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को वो कंपेल नहीं कर सकता है, बस ये है कि उसके अकॉर्डिंगली वो कोई अपनी कोई भी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारा इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स के बाद हमारा आ रहा है सर्टिफाइंग सर्जन्स, जो सेक्शन 10 के अंदर है। तो सर्टिफाइंग सर्जन्स होते क्या हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्पस। इन पर्पस के कारण होती है। फर्स्ट इज द एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द यंग पर्सन अंडर दिस एक्ट। हम यंग पर्सन की पूरी डेफिनेशन करेंगे इसके अंदर कि यंग पर्सन किन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं फैक्ट्री में, तो उनकी प्रॉपरली एग्जामिनेशन होती है। अगर कोई यंग पर्सन किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है तो उसकी पहले पूरी इंस्पेक्शन होगी, पहले एग्जामिनेशन होगी, फिर उसे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया जाएगा कि हाँ वो इस फैक्ट्री में काम करने के लिए फिट है। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन फैक्ट्रीज इन सच डेंजरस ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि अगर कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय डेंजरस किसी काम में इन्वॉल्व है तो उसकी भी एग्जामिनेशन करना, उसकी प्रॉपरली चेकिंग करना कि क्या वो फिट है उस काम को करने के लिए या नहीं। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइजिंग ऑफ सच मेडिकल सुपरविजन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर मैनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज, कि वो मेडिकल सुपरविजन किसी भी टाइम कर सकता है कि जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, क्या उनकी हेल्थ मतलब डिटोरिएट तो नहीं हो रही है, डिटोरिएट तो नहीं हो रही है, कम तो नहीं हो रही है, किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है फैक्ट्री में काम करके। नेक्स्ट हमारे आते हैं वेलफेयर ऑफिसर्स, ये है सेक्शन 49 के अंदर मेंशन, और इनका क्या है, इम्पोज सेक्रेटरी ऑब्लिगेशन ऑन द ऑक्युपायर ऑफ द फैक्ट्री of the appointment of welfare officer wherein 500 or more workers are ordinarily employed, कि जिस फैक्ट्री में 500 या 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वहां पर एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना कंपल्शन है। स्टेट गवर्नमेंट ने हर फैक्ट्री पर लगा दी है कि जहां पर 500 या 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पर एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होना जरूरी है। सेक्शन 49 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, आपको ये पूरा लर्न करना है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट इज ड्यूटी, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि क्या उसकी ड्यूटी है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या किस कंडीशन में उसे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करनी है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट उसे बताएगी वेलफेयर ऑफिसर को या फैक्ट्रीज को, कि आपने किस तरीके से अपने वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफिसर्स, वेलफेयर ऑफिसर्स अलग होते हैं एंड सेफ्टी ऑफिसर्स आर डिफरेंट, और ये हमारे आएंगे सेक्शन 40 सबसेक्शन बी के अंदर। It empowers the state government for directing the occupier of a factory to employ such number of safety officers as specified by it where more than 1000 workers are employed, कि जहां पर 500 से ज्यादा है तो हमारा वेलफेयर ऑफिसर आएगा, जब 1000 से ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होना मस्ट है, कंपल्शन है फैक्ट्री के ऊपर कि उसे सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना एक नेसेसिटी है। और वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ बॉडीली इंजरी, पॉइजनिंग और डिसीज और एनी अदर हैजर्ड्स टू हेल्थ ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड देयरइन, कि कहीं पे भी किसी लेबर की, किसी एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉयर की हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो वहां पर सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट इज ड्यूटी, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें भी वही है कि उसकी ड्यूटी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए या कंडीशंस जहां पर उसे सर्विस करनी है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी।
अब हमने ये कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज में हमें पता तो चल गया क्या 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 लोग अपॉइंट होंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स अपॉइंट होने जरूरी है, लेकिन फैक्ट्री को अप्रूवल कैसे मिलेगा, लाइसेंसिंग कैसे होगी और उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ये सब सेक्शन 6 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर मेंशन है। और ये भी सब, इसमें सब चीजें जो भी फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर है वो सब स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी वहां के कि किस तरीके के रूल्स होने चाहिए लाइसेंसिंग के लिए या उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए। फर्स्ट है requiring for the purpose of this act the submission of plans of any class or description of factories to the chief inspector or the state government। कि किस पर्पस के लिए हमने फैक्ट्री बना रहे हैं ये सब या तो चीफ इंस्पेक्टर को या स्टेट गवर्नमेंट को बताना जरूरी है किसी भी फैक्ट्री को अप्रूवल के लिए। नेक्स्ट इज requiring the previous permission in writing of the state government or the chief inspector to be obtained for the site on which the factory is to be situated। पहले था पर्पस था कि किस तरीके की हमारी फैक्ट्री है वो उसकी परमिशन लेनी है, और नेक्स्ट है साइट, मतलब साइट मींस प्लेस जहां पर वो फैक्ट्री हम अपनी एस्टैब्लिश करेंगे, उस जगह की भी परमिशन हमें पहले से लेनी पड़ेगी चीफ इंस्पेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट से। अगर हमें उसके एक्सटेंशन करना है तब भी हमें परमिशन लेनी ही पड़ेगी। Next is requiring for the purpose of considering applications for such permission, the submission of plans and specification। कि पर्पस उसके लिए हमें सबमिशन ऑफ प्लान एंड स्पेसिफिकेशन भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी इस सब चीजों की। हमारे प्लान्स हैं, ये हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं, हमें इस पर्पस के लिए अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है। नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ सच प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन एंड बाय whom they shall be certified। कि किसके थ्रू वो सर्टिफाइड होगा ये सब जानकारी भी हमें देनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर को। Next is requiring the registration and licensing of factories or any class or description of factories and prescribing the fees payable for such registration and licensing and for the renewal of license। कि लाइसेंस आप सबको पता है थोड़े टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो उसके रिन्यूअल के लिए क्या फीस देनी है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या फीस देनी है, और किसी भी अगर फर्स्ट टाइम हमें लाइसेंस लेना तो उसके लिए क्या फीस देनी है, ये सब चीजें भी हमें पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं। Last is requiring that no license shall be granted or renewed unless a notice specified in section 7 has been given। कि हमें अगर हमें न्यू फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है तो हमें पहले नोटिस देना पड़ेगा सेक्शन 7 के अंदर जो आता है हमारा, कि हमें इस तरीके की अपनी एस्टैब्लिशमेंट वहां पर करनी है अपनी फैक्ट्री की, ये हमारे प्लान्स हैं, इस तरीके का बिजनेस होगा, ये जगह है, ये सब हमें पहले ही देनी पड़ेगी, इसका नोटिस पहले देना पड़ेगा जो सेक्शन 7 के अंदर है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसे कोई भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज इसी के आगे if on an application for permission referred to in clause AA of subsection 1 accompanied by the plans and specifications required by the rules made under section made under clause B of that subsection sent to the state government or chief inspector by a registered post, no order is communicated to the applicant within 3 months from the date on which it is so sent, the permission applied for in the said application shall be deemed to have been granted। कि अगर किसी पर्सन ने अपनी एप्लीकेशन डाल दी है और 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसे कोई रिस्पांस नहीं आया है चीफ इंस्पेक्टर से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो मीन्स उसका ये है कि उसे एप्लीकेशन उसकी ग्रांट कर दी गई है। इतना बड़ा पैराग्राफ है, आप उसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि अगर उसे 3 मंथ्स के अंदर अंदर परमिशन नहीं मिलती है, मतलब उसे कोई रिटर्न नहीं आता है ना का कि आपकी परमिशन नहीं मिली, अगर नेगेटिव उसे रिस्पॉन्स नहीं आया तो यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही है। नेक्स्ट इज वेयर स्टेट गवर्नमेंट और a chief inspector refuses to grant permission to the site, construction or extension of a factory or to the registration and licensing of a factory, the applicant may within 30 days of the date of such refusal appeal the central government। ठीक है, कि अगर पहले तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने ये किया ना कि उसे परमिशन मिल जाएगी विदिन 3 मंथ्स, अगर उसे 3 मंथ्स में कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं आता कि हमने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, तो यानी वो रिजेक्ट उसे अगर नहीं कम्युनिकेट हुआ है तो उसे एक्सेप्टेंस ही मानी जाएगी, जो हमने लॉ में भी पहले पढ़ा हुआ है कि अगर हमें विदिन स्पेसिफाइड टाइम अगर हमें कोई नहीं मिली है नोटिफिकेशन तो उसे हम एक्सेप्टेंस ही मानते हैं। सेम इसी केस में भी ऐसे है कि अगर उसे कोई रिफ्यूजन नहीं मिली तो उसे
3 मंथ्स के बाद वो एक्सेप्टेंसी मानेगा कि उसे ग्रांट मिल गई है अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए। और थर्ड में ये बोला है, मतलब इसके सेकंड पॉइंट में ये बोला है, अगर रिफ्यूजल आ गई है उसकी कि वो स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया है या चीफ इंस्पेक्टर ने मना कर दिया है कि आप अपनी फैक्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो, तो विद इन 30 डेज ऑफ सच रिफ्यूजल उसे स्टेट गवर्नमेंट को आगे अप्लाई करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। पहले स्टेट गवर्नमेंट ने अगर रिफ्यूजल दे दी है तो 30 डेज के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा एप्लीकेशन लेकर। नेक्स्ट इज नोटिस बाय ऑक्यूपायर, सेक्शन 7 कि हमने पहले पढ़ा था कि नोटिस देना जरूरी है सेक्शन 7 के अंदर। अब नोटिस किस तरीके का है, ऑक्यूपायर को किस तरीके का नोटिस देना पड़ेगा। द ऑक्यूपायर शैल एटलीस्ट 15 days before he begins to occupy or use any premises as a factory and at least 30 days before the date of resumption of the work in case of season factories send to the chief inspector a written notice containing कि अगर उसका उसने कोई फैक्ट्री ऑक्यूपाई की है, कोई प्रीमिसेस ऑक्यूपाई की है कहीं पे काम करने के लिए, तो उसके 15 दिन पहले, एटलीस्ट 15 दिन पहले उसका नोटिस उसे देना, चीफ इंस्पेक्टर को देना जरूरी है। या अगर कोई सीजन फैक्ट्री है उसकी, जो जैसे डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग हमारी कई फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे समर के अकॉर्डिंग हमारी जो समर क्लोथ्स की फैक्ट्रीज होती हैं, विंटर के अकॉर्डिंग विंटर क्लोथ्स की जो फैक्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो सिर्फ उन्हीं सीजन्स में काम करते हैं, तो उन्हें उस सीजन फैक्ट्रीज को ओपन करने के 30 डेज पहले ही चीफ इंस्पेक्टर से या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए और जरूरी है उनके लिए। रिटन नोटिस उन्हें देना जरूरी है कि हम ये ओपन करने जा रहे हैं। और उसे क्या क्या चीजें उस नोटिस में इंक्लूड होनी चाहिए, द नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, कि उस फैक्ट्री का नेम क्या है और किस सिचुएशन में वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, कि जो ऑक्यूपायर है, जो ओनर है फैक्ट्री का, उसका नेम और उसका एड्रेस। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रीमिसेस और बिल्डिंग रेफर टू इन सेक्शन 93, कि अगर कोई ओनर अलग है, ऑक्यूपायर अलग है, जैसे ठेके पे काम दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे देते हैं, तब भी ऑक्यूपायर का नेम एंड एड्रेस अलग है, ऑनर का जो हमारी जगह का फैक्ट्री का जो ओनर है उसका जो नेम एंड एड्रेस है उसका भी देना जरूरी है सेक्शन 93 के अंदर। द एड्रेस टू विच कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू फैक्ट्री में बी सेंड, कि किसी भी कम्युनिकेशन एड्रेस की कम्युनिकेशन के लिए भी वो सेंड करना जरूरी है। द नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस carried on in the factory during the last 12 months in case of factories in existence on the date of commencement of this act, कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो उसके बारे में नोटिस देना जरूरी है। 12 महीने अगर उसने पिछले ड्यूरिंग 12 मंथ उसने कोई काम किया है वहां पे तो ये करना है। टू बी कैरिड ऑन इन फैक्ट्री ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ्स इन द केस ऑफ ऑल फैक्ट्रीज, कि अगर फ्यूचर में 12 मंथ्स में उसने कोई काम करना है तो ये हर फैक्ट्री में अप्लाई होता है, तो उसे नोटिस देना जरूरी है। The total rated horsepower installed or to be installed in the factory, which shall not include the rated horsepower of any separate standby plant. Horsepower मतलब कितनी उसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है, यहाँ पे horsepower इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के ऊपर लिया गया है कि कितने उसने इंस्टॉल अपने फैक्ट्री में की है या करनी है, उसके बारे में उसे प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी कि मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी की, इतनी हॉर्स पावर यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। द नेम ऑफ द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए उसे फैक्ट्री के मैनेजर का नेम भी मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स लाइकली टू बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री, कि कितने वर्कर्स वहां पर एम्प्लॉय होंगे उन्हें भी बताना, उसका बारे में बताना जरूरी है कि 50 वर्कर्स हैं, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, कितने भी हैं उसे वो चीज बतानी जरूरी है नोटिस में। द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स पर डे एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ और लास्ट प्रीवियस ईयर्स, मीन्स जितने भी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स डेली आते हैं वहां पर काम करने के लिए उनके बारे में उनकी भी सारी डिटेल देनी जरूरी है। नोटिस वेयर न्यू मैनेजर अपॉइंटेड, अगर उसे और सेक्शन 7 के अंदर क्या एक नया है कि अगर उसने कोई नया मैनेजर अपॉइंट किया है, जो पहले उसे नोटिस दिया होगा तो उसे तो उसने अपने प्रीवियस मैनेजर का दिया होगा, तो उसे अगर उसने बीच में ही नया मैनेजर अपॉइंट किया है, पुराना चला गया है, उसके बारे में भी नोटिस देना पड़ेगा, उसका भी नेम एड्रेस वगैरह सब मेंशन करना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास। Wherever new manager is appointed, the occupier shall send to the inspector a written notice and to
to the chief inspector a copy thereof within 7 days from the date on which such person take over charge. कि 7 दिन के अंदर अंदर जब उस नए मैनेजर ने अपना चार्ज लिया है वर्क का, उसके अंदर उसे चीफ इंस्पेक्टर को, स्टेट गवर्नमेंट को या इंस्पेक्टर को या तो उसे अपने बताना है और एक रिटन नोटिस से एक कॉपी प्रोवाइड करनी है उसकी कि हमने ये पर्सन अपॉइंट किया है। नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज नो मैनेजर ऑक्यूपायर डीम्ड एज मैनेजर, कि जब जहां जिन फैक्ट्रीज में कोई मैनेजर नहीं है और जो ऑक्यूपायर है वो ही एक मैनेजर की तरह, डीम्ड मैनेजर की तरह काम कर रहा है। डीम्ड मींस जो हो सकता है मैनेजर, उसकी तरह काम कर रहा है। उस केस में क्या है, ड्यूरिंग एनी पीरियड फॉर विच नो पर्सन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री और ड्यूरिंग विच द पर्सन डेजिग्नेटेड डज नॉट मैनेज द फैक्ट्री, any person found acting as a manager or if no such person is found, the occupier himself shall be deemed to be the manager of the factory for the purpose of this act. कि अगर कोई मैनेजर अपॉइंट नहीं हुआ है या फिर जो ऑक्यूपायर है वो ही मैनेजर की तरह काम कर रहा है, इसका भी सारी डिटेल हमें हमारे इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर को या स्टेट गवर्नमेंट को देनी कंपल्सरी है। तो ये हमारा है नोटिस बाय ऑक्यूपायर। इसका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोटिस गिवन बाय द ऑक्यूपायर अंडर सेक्शन 7, क्या या किस तरीके का नोटिस ऑक्यूपायर को देना पड़ता है, तो उसमें आपने ये सारी चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई विजुअल की प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट अपना जहाँ पे आपके नोट्स अटैच किए जाएंगे वीडियो के साथ, आप वहां से भी अपना प्रॉपर्ली देख सकते हो। आपको जो चीज नहीं समझ में आई आप कमेंट में भी अपना लिख सकते हो, समझ आ गई उसके बारे में बता सकते हो। जहां पर भी आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है प्लीज कमेंट में आप उसे मेंशन कीजिए। थैंक यू।